हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर बनाए गए 100 प्रश्न। और ये प्रश्न जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यापक जनसमूह हेतु आहार्य लक्ष्य है? पोषण की कमी से होने वाले रोगों और विकारों की रोकथाम, उत्तम प्रदर्शन और IBW को बनाए रखना, सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रसवकालीन देखभाल किस समय से शुरू होती है? प्रसव के शुरू होने से और उसके बाद मां और शिशु की जांच सहित गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में, उपरोक्त दोनों गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसव के शुरू होने से और इसके बाद मां और शिशु की जांच सहित। आपको यहाँ पर सहित और रहित का भी ध्यान रखना है कि सहित पूछा है या रहित, क्योंकि अगर रहित है तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। इसका आंसर तो अभी ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी किस कारण होता है? मल संदूषण, जल संदूषण, आंतरिक मार्ग, भोजन संदूषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंतरिक मार्ग। चौथा प्रश्न है, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रामक एजेंट की लगातार उपस्थिति को क्या कहते हैं? महामारी, स्थानिक रोग, वाहक, संचरणशीलता, अवधि। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानिक रोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण में सहायक होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स की संक्रामकता कितने समय तक रहती है? दाने दिखने के 3 दिन बाद तक, जब तक अंतिम पपड़ी गिर ना जाए, जब तक बुखार रहे, दाने दिखने के 6वें दिन बाद तक। तो इसका आंसर होगा जब, देखिए जिसको भी चिकन पॉक्स होता है उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं, तो उन दानों के दिखने के दिन से 6 दिन बाद तक क्या होता है? चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचाने, अवशोषण, परिवहन और भंडारण में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या तापजन। तो इसको बोलते हैं तापजन। 8वां प्रश्न हो जाएगा, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के मामले में ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? तो सोडियम के अवशोषण के लिए, ऊर्जा के स्रोत के रूप में, स्वाद के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत के रूप में। जब नवजात शिशु में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ग्लूकोज दिया जाता है जिससे कि उसको पचाया भोजन के रूप में एनर्जी दी जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर सी होगा। 9वां प्रश्न है, महिलाओं के लिए 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से अधिक BMI का क्या अर्थ है? अधिक पोषण, कम पोषण, संतुलित पोषण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक पोषण। अगला प्रश्न है, कोणीय मुखपाक, ग्लोसाइटिस, चेलोसिस किस विटामिन की कमी से होते हैं? मुखपाक, ग्लाइसाइटिस, चेलोसिस किस विटामिन की कमी से होते हैं? नियोसिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालेमिन, थायमिन। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। देखिए ये जो आपको नाम दिख रहे हैं, साइनोकोबालेमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन ABCD के दूसरे नाम है। जैसे हमारे 2 नाम हो सकते हैं, 3 नाम हो सकते हैं, निकनेम जिनको बोलते हैं, उस तरीके से ये इनके नाम है। तो आपको इन्हें भी याद रखना होगा। और सेकंड थिंग ये कि इस वीडियो में आपको एक अलग चीज दिख रही होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को देखा है तो इसमें जो हिंदी की भाषा है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार 2025 में पेपर में आपको देखने की संभावना या मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा सा इस लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा सके। आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आयोडीन युक्त पानी, आयोडीन युक्त वातित पेय, आयोडीन युक्त नमक या फिर आयोडीन युक्त मसाले। तो मसाले तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा आयोडीन युक्त नमक।
12वां प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है? 6 सप्ताह, 9 महीने, 6 महीने या 18 महीने? तो 9 महीने के शिशु को खसरा का टीका लगा दिया जाता है जिससे कि वो खसरा से बचा रहे। 13वां प्रश्न है, सीक टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस या पोलियो? तो डिप्थीरिया के लिए सीक टेस्ट किया जाता है। 14वां प्रश्न है, मांस, मछली, अंडे और दूध किस प्रकार के प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? उच्च जैविक मान, उच्च धारण क्षमता, उच्च अवशोषण मान या इनमें से कोई नहीं? तो उच्च जैविक मान इसका आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, मिडिल ईस्ट जाने वाले तीर्थयात्रियों, हाँ तो हमारा प्रश्न है, मिडिल ईस्ट जाने वाले तीर्थयात्रियों को आमतौर पर कौन सा टीका दिया जाता है? मेनिंजाइटिस, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा या डीपीटी? तो पीत ज्वर का टीका उन्हें दिया जाता है, किनको? मिडिल ईस्ट जाने वाले तीर्थयात्रियों को। अगला प्रश्न है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कॉलेरी की पहचान किसने की थी? रॉबर्ट कॉक, लुईस पास्चर, न्यूटन, आइंस्टीन? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कॉक ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी बोला जाता है, जिसके द्वारा टीबी होता है, और विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलेरा रोग होता है, विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलेरा रोग होता है, इसकी खोज या इसकी पहचान रॉबर्ट कॉक ने की थी। नवजात शिशुओं में डीपीटी टीकाकरण के लिए अनुशंसित स्थान कौन सा है? ग्लूटियस मांसपेशी, डेल्टॉइड मांसपेशी, अग्रबाहु, जांग का पार्श्व भाग? तो जांग का पार्श्व भाग इसका आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, थायमिन की कमी आमतौर पर किस कारण से होती है? अत्यधिक पॉलिश किए गए चावल का सेवन, अनुचित खाना पकाने की विधियां, चावल पकाने के बाद बचा पानी फेंक देना, उपरोक्त सभी? तो थायमिन की कमी तो इन सभी के कारण हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? 1983, 1987, 2002 या 2004? तो 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक वसायुक्त अम्ल है? लिनोलेनिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, क्लास्ट्रीडियम? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन एक तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा इससे कई टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम। लेकिन कौन इसे फैलाता है? इसका वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो आपको मलेरिया का जीवन चक्र या मलेरिया रोग के जो वाहक है उसका जीवन चक्र एक बार पढ़ लेना चाहिए। प्लाज्मोडियम इसका आंसर हो जाएगा। मरासमस रोग के लक्षण क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि में कमी और मांसपेशियों का क्षय, पेलाग्रा, स्कर्वी या स्टेमोटाइटिस? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की वृद्धि में कमी और मांसपेशियों का क्षय। हमारा अगला प्रश्न है, मरासमस रोग के लक्षण क्या होते हैं? शरीर की वृद्धि में कमी और मांसपेशियों का क्षय, पेलाग्रा, स्कर्वी या स्टेमोटाइटिस? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर की वृद्धि में कमी और मांसपेशियों का क्षय मरासमस के लक्षण हैं। संयोजी ऊतक कंजक्टिवा का सूखापन किस बीमारी का लक्षण है? तो संयोजी ऊतक का सूखापन, अंधता, नरमपन, कठोरता इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सूखापन। सूखापन एक बीमारी है जिसका इंग्लिश नेम अलग होता है, लेकिन हिंदी में इसे सूखापन बोला जाता है। 24वां प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है? गर्भाशय को बढ़ने के लिए, भ्रूण के तीव्र विकास के लिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। भ्रूण के विकास के लिए और गर्भाशय के बढ़ने के लिए, दोनों के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 25वां प्रश्न है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी किस नाम से जाना जाता है? निकटस्थ सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्राथमिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो इनको निकटस्थ सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। 26वां प्रश्न है, फेफड़ों को छोड़कर अन्य किसी अंग में टीबी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, फेफड़ों की टीबी, उपरोक्त दोनों, एल्कोहलिक टीबी? तो उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। 27वां प्रश्न है, आरडीए जिसका नाम होता है अनुशंसित आहार भत्ता की सीमाएं क्या हैं?
केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सिफारिशें, कुपोषित, मोटे या बीमार लोगों के लिए सिफारिशें नहीं, पोषण आवश्यकताओं में व्यक्तिगत अंतर या उपरोक्त सभी। तो आरडीए की सीमाएं ये तीनों ही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए तो पोषण मानव स्वास्थ्य, पोषण संकेतों की नैदानिक परीक्षा, जैव रासायनिक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 29वां प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कितना प्रोटीन प्रदान किया जाता है? 8 से 10 ग्राम, 15 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। 30वां प्रश्न है, दस्त यानी कि लूज मोशन या डायरिया के दौरान उचित प्रतिक्रिया क्या होगी? इंट्रावीनस थेरेपी, नमक और शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपरोक्त सभी। तो जिसको भी डायरिया है उसको ये तीनों काम करने चाहिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड से भरपूर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का सेवन किस जोखिम को कम करता है? न्यूरल ट्यूब दोष, घेंघा, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूरल ट्यूब दोष से बचाया जा सकता है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट के सेवन से। 32वां प्रश्न है, संक्रामक रोगों के नियंत्रण में संगरोध अवधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बीमारी की अवधि, बाहक स्थिति, ऊष्मायन अवधि, संक्रामकता अवधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मायन अवधि। विटामिन ई का प्रमुख गुण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, बुढ़ापे का कारण है, विनाशकारी है या इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। 34वां प्रश्न है, चेचक के उन्मूलन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल नहीं है? लंबी ऊष्मायन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडारण नियंत्रण, आसानी से पहचानने योग्य लक्षण, प्रभावी टीका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण। राष्ट्रीय पोषण एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम किस समूह पर केंद्रित है? स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाएं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाएं। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो हैं ये थोड़े से अलग हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन 2025 के एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर से जरूर एक बार पढ़ के जाएं। गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान खराब पोषण की स्थिति के गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? मातृ रोग, समय से पहले प्रसव, जन्म के समय कम वजन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न है, ऊर्जा असंतुलन के कारण कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं? तो इसका आंसर होगा मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा की कमी। दीर्घकालिक ऊर्जा की कमी। 38वां प्रश्न है, शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा सरल शर्करा है? गन्ने की चीनी, सुक्रोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा होती है, जैसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, ग्लूकोज। 39वां प्रश्न है, स्तनपान कुछ वायरल संक्रमणों के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाता है? कुछ प्रकार के निमोनिया और डायरिया से, पोलियो से, उपरोक्त दोनों से, मधुमेह से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों से। निमोनिया, डायरिया और पोलियो, इन तीनों से स्तनपान के रूप में मिलने वाला दूध प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 40वां प्रश्न है, समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य स्तर को मापने का पैमाना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। बच्चों के स्वास्थ्य को या उसके स्तर को मापने के लिए शिशु मृत्यु दर का उपयोग किया जाता है। 41वां प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को अपने आहार में किन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय व्यंजन, उपरोक्त सभी। तो गर्भवती प्रेग्नेंट लेडी को इन सभी चीजों से बचना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनका आंसर आपको तुरंत आता होगा, ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर टिक करना होगा। तो यहाँ पे वो समय होता है जब आप अपना टाइम यहाँ से बचा करके अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। 42वां प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार महिलाओं के लिए कैल्शियम की अनुशंसित मात्रा कितनी है? 600, 400, 300 या 700। तो इसका आंसर है 600 मिलीग्राम पर दिन। 43वां प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के क्या प्रभाव हो सकते हैं? थकान, बेचैनी, खराब कार्य प्रदर्शन, तापमान नियंत्रण में समस्या, मातृ और प्रसव पूर्व मृत्यु दर और रुग्णता में वृद्धि।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आधारभूत चयापचय में वृद्धि क्यों होती है? ऊतक संश्लेषण की दर बढ़ने के कारण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि के कारण, हृदय और श्वसन तंत्र के कार्य में वृद्धि के कारण, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी भ्रूण को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तंत्रिका तंत्र में दोष, मूक बधिरता, तिरछी आंखें। गर्भावस्था में अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चा कुपोषित होगा, इसकी संभावना ज्यादा हो जाती है। और उसी के ये सिम्टम्स हैं कि तिरछी आंखें होना, तंत्रिका तंत्र में दोष यानी न्यूरल सिस्टम वीक होना, ये सब उसी के लक्षण हैं। इसीलिए गर्भवती महिला को आयोडीन की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। शाकाहारी माताओं में किस पोषक तत्व की कमी होने की संभावना अधिक होती है? तो विटामिन B12 की कमी उन्हें अक्सर देखने को मिलती है जो वेजिटेरियन होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितने किलोग्राम खाद्य पदार्थ वितरित किए जाते हैं? तो 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, प्रसव पूर्व प्रीनेटल विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल होती हैं? गर्भाधान पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भस्थ शिशु अवधि, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 49वां प्रश्न है, गलसुआ जिसे मम्स भी कहा जाता है में अधिकतम संक्रामकता की अवधि कब होती है? सूजन शुरू होने पर, सूजन दिखने के बाद, ऊष्मायन अवधि में, रोग के पूर्व लक्षणों के दौरान? तो सूजन शुरू होने पर हमें मम्स में अधिकतम संक्रामकता की अवधि दिखती है, या वो जब आपकी सूजन स्टार्ट हो रही होती है वो संक्रामकता की अवधि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रीनोडर्मा किस कारण होता है? खनिजों की कमी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी, आवश्यक वसा अम्लों की कमी? तो आवश्यक वसा अम्लों की कमी के कारण फ्रीनोडर्मा या फायरोनोडर्मा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक बार होने के बाद आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मम्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटेनस। अगर आपको मम्स एक बार हो गया है और उसको आपने ठीक कर लिया है, या तो आपके इम्यून सिस्टम ने या आपने कोई वैक्सीन के द्वारा उसे ठीक करवाया है, तो फिर आजीवन प्रतिरक्षा आपकी बॉडी में रहेगी। मतलब अब जीवन के किसी भी काल में अगर उसका कोई वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी आपके अंदर प्रवेश करेगा तो आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। उसकी याददाश्त, 30 कोशिकाएं जो होती हैं उसमें याददाश्त कोशिकाएं होती हैं, तो अगर कोई अटैक करेगा, जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है या कोई भी है, जीवाणु है, एंटीजन है, तो उसको वो मारकर खत्म कर देगी। 52वां प्रश्न है, भोजन के मुंह के पिछले भाग तक पहुंचने के बाद निगलने की प्रक्रिया कैसी हो जाती है? स्वैच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित, गतिशील? तो इसका आंसर हो जाएगा अनैच्छिक। एक बार कोई चीज आपने खा ली, आपके मुंह के अंदर चली गई, उसके बाद उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो फिर पाचन तंत्र के कंट्रोल में आ जाती है। आपका पाचन तंत्र उसे पचाएगा, नहीं पचाएगा, क्या होगा वो फिर वही जाने, फिर उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसीलिए उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं होते हैं? फाइबर, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए? तो प्रोटीन, पत्तीदार सब्जियां और ताजे फल प्रोटीन नहीं दे पाते हैं, विटामिन तो उनमें बहुत होते हैं। 54वां प्रश्न है, कोलोस्ट्रम पीला गाढ़ा स्तन दुग्ध में कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? देखिए कोलोस्ट्रम क्या है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो उसको देखा है तो आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दे रही हूँ कि कोलोस्ट्रम गर्भावधि संपूर्ण होने के बाद, शिशु के जन्म होने के बाद शुरुआती दिनों में जो माता के स्तन से जो दुग्ध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसमें प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, और क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल परीक्षण किस प्रकार की पोषण स्थिति के आकलन का तरीका है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्राथमिक, वैज्ञानिक? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 400%। इसका आंसर हो जाएगा 400%। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2007 में। इसका आंसर है 2007।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और मोटे अनाज। जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को देखते जाते हैं जिससे कि आपका टाइम बच सके। पहला राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1992 में। मानव पसीने में क्या शामिल होता है? शुद्ध जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम फास्फेट और जल। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टर्स के विकास का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कब गठित किया गया? 2004, 2005, 2006 या 2007 में? तो इसका आंसर है 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया था। हमारा 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग उथले हेड पंप से पानी पीने से हो सकता है? हैजा, टाइफाइड, पीलिया या उपरोक्त सभी? तो हैजा, टाइफाइड और पीलिया ये सभी दूषित जल पीने से होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, OSI मॉडल में डेटा ट्रांसमिशन या डाटा ट्रांसमिशन की दर कौन तय करता है? फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। 66वां प्रश्न है, सहायक प्रजनन तकनीक जिसे IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं के दौरान क्या ट्रांसफर किया जाता है? 16 ब्लास्टोमियर वाला भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में, अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में, जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में या जाइगोट गर्भाशय में? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइगोट युग्मनज गर्भाशय में। 67वां प्रश्न है, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लीसन कैप्सूल स्तनधारी जीवों के किस अंग में पाई जाती है? आमाशय, गुर्दा, वृषण या यकृत? तो ग्लीसन कैप्सूल यकृत में पाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 71वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम किस मंत्रालय के तहत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हमारा 72वां प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न में क्या शामिल है? चावल, गेहूं, दालें और मोटे अनाज। चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं एवं मोटे अनाज। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। 73वां प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। 74वां, मानव पसीने में क्या पाया जाता है? जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ। ये क्वेश्चन जो आपको रिपीटेड लग रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपसे फिर बोल रही हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें या इनके नोट्स बना लें। 75वां प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के पहले चरण में कितने क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे? 100। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? भैया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में देने की सिफारिश की गई है? हिंदी में, मातृभाषा में, अंग्रेजी में या संस्कृत में? तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, एंटीवायरस है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। 86वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 10 दिसंबर? तो इसका आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014 में मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। 88वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जिसमें हम रहते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। 89वां प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
1919 में, 1945 में, 1950 में या 1962 में? तो इसका आंसर है 1945 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। 91वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, मस्तिष्क, त्वचा और हृदय? तो त्वचा इसका आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या लोकपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग। 94वां प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष के अंतर से ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 के बीच में पहली बार आम चुनाव हुए थे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोरारजी देसाई या R.K. षणमुखम चेट्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.K. षणमुखम चेट्टी। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।